आरती। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी। अस्सलामुअलैकुम सर। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 501 श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी। माननीय मंत्री महोदय। उत्तर सभा के पटल पे रखा है। श्री अरुण गोयल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं अपने मेरठ लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मेरठ के गांवों और छोटे शहरों में खेल सुविधाओं की उपलब्धता और उनकी स्थिति जानने के लिए खेल मंत्रालय ने कोई सर्वे किया है? साथ ही क्या सरकार मेरठ में जो खेल सामान बनाने के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है, एक मल्टी स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर या अकादमी खोलने की कोई योजना बना रही है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को जवाब देना चाहूँगी। उन्होंने उनके लोकसभा क्षेत्र के बारे में पूछा। जो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से खेलो इंडिया सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में देने का प्रावधान हमने मिनिस्ट्री के माध्यम से किया है। और जो अहम सवाल जो उन्होंने पूछा है, क्योंकि मेरिट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए काफ़ी फेमस है और खेलो इंडिया मिशन के तहत अभी सरकार के माध्यम से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है कि स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चर को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसे इंडस्ट्रीज स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ावा देंगे और उस पर से मेरिट भी हम करने वाले हैं। धन्यवाद। सी किरण कुमार रेड्डी। Thank you, sir. Government of Telangana sent concerned project proposals to the ministry along with the DPRs for upgradation of infrastructure for GMC Balayogi Stadium at Gachibowli, shooting range at University of Hyderabad campus, and also State of Telangana requests Center to extend central financial aid to establish sports hub, sports university in our state, sir. In this regard, what action union government has taken? I want to know, sir. Thank you very much. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि जो आज का क्वेश्चन है तेलंगाना को स्पेसिफिक नहीं है और जो उन्होंने प्रपोजल के बारे में पूछा है, जो स्टेट से जो भी प्रपोजल सेंटर की तरफ आते हैं उसको एग्जामिन किया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग फंड्स वहाँ पे अलर्ट किए जाते हैं। श्रीमती मंजू शर्मा। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहती हूँ सरकार से कि
जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनके विकास के लिए सरकार क्या कर रही है और अर्ध ग्रामीण क्षेत्र के खेलों में सुविधाओं के विकास कैसे किया जा सकता है और सरकार जयपुर से क्षेत्र के ऐसे क्षेत्रों में खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है। खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई विशेष अभियान चलाए जाने का विचार रखती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि जो अभी खेलो इंडिया मिशन जो अभी जस्ट ये बजट के माध्यम से हम आगे ला रहे हैं उसका मकसद ही यही है कि हम खेलो भारत नीति और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अलाइन करके मिशन इंटीग्रेट को सामने रखते हुए स्पोर्ट्स और एजुकेशन को हम कैसे एक साथ ला सकते हैं और उसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए पूरा प्रयास इस मिशन के माध्यम से किया जाएगा। और उसके साथ ही स्टेट एक्शन प्लान फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टेट के साथ मिलके 60-40 का रेशो हम कैसे दे पाएंगे कि राज्य सरकार के साथ मिलके हम ग्रामीण क्षेत्र के सभी ग्राउंड के लिए व्यवस्था कर पाएंगे और उसी तरह टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी हम ग्राउंड लेवल से करने की शुरुआत इस योजना के तहत होगा। श्री आनंद भदौरिया। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सभी लोकसभा क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण प्रतिभाओं को आज बहुत समस्या उत्पन्न होती है, उनके लिए स्टेडियम नहीं है, क्या सरकार देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक एक स्टेडियम बनाने पर विचार करेगी? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने अभी बताया कि खेलो इंडिया मिशन के तहत सभी राज्य सरकार के साथ बात करके ये आगे आने वाले फ्यूचर में डिसाइड किया जाएगा कि 60-40 के रेशो के तहत हम कैसे काम कर सकते हैं। और सबसे अहम भूमिका जो है कि हम सभी ग्राम पंचायत के साथ मिलके भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन योजनाओं के माध्यम से हम गांव में एक स्टेडियम बनाए और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्कूल बनाने की भी कोशिश ये खेलो इंडिया मिशन के तहत हम कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से लगभग ग्रामीण क्षेत्र से हम आने वाले दिनों में लगभग 4 लाख एथलीट्स को हमें ट्रेन करना है और स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रिक्ट से ये स्टेट लेवल तक जाएगा, स्टेट से फिर ये सेंट्रल लेवल तक कैसे आ पाएंगे कि जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और हमारे जो ग्रास रूट टैलेंट है उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 502 श्री मनोज कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्वेश्चन नंबर 502 माननीय मंत्री महोदय। Sir, answer is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल जो था मैं बैंक को लेकर के पूछा था और उसमें मेरा सवाल ये था कि क्या सरकार कस्टमर डाटा एक्सेस अलर्ट सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है जिसमें हर डाटा एक्सेस पर SMS ईमेल अलर्ट मिले? नहीं तो क्या महोदय, बैंक में बहुत फ्रॉड हो रहा है। जैसे मेरे संसदीय क्षेत्र के एक रितेश कुमार हैं, शिवसागर प्रखंड है और गांव मजुई है, वहाँ के रहने वाले हैं, रहते हैं गुरुग्राम में। आप और तो जनरल बात करो महोदय। मेरा सवाल है, क्या सरकार कस्टमर डाटा एक्सेस अलर्ट सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है? अगर कर रही है तो इसका क्या प्रावधान है, ये बताने का कृपा करें। माननीय मंत्री। Sir, as it is, there are several frameworks which banks will have to follow when it comes to the question of customers' data. The data privacy under KYC framework, where the RBI has issued master directions and the instructions on customers' secrecy of information and sharing of information. So banks are required to maintain secrecy regarding the customer information that arises out of contractual relationships or that is between the bank and the customer. There is also an obligation of fidelity and secrecy. Each bank has to comply with it. There are at least mainly 5 different acts under which regulated entities such as the banks and data gathering
aggregators will have to comply. State Bank of India Act, Banking Companies Act, Regional Rural Banks Act, Credit Information and Companies Act, and Public Financial Institutions Act. And lastly, sir, the digital lending guidelines which the RBI has issued on guidelines for digital lending are also those where data is collected on need base and data is shared where required with authority. So as it is, there is a large framework for governing data security. On the specific question of will you share information as and when, they are guided by these rules. So I'm able to say that the data security is as it is under these framework taken care of. Honorable member. महोदय, उसके बावजूद भी ये अगर एक डाटा मैं बताना चाहूँगा, उसके बावजूद भी देश में बड़े लेवल में फ्रॉड हुए हैं जिसका संख्या 21 करोड़ 515 करोड़ तक पहुँच गया है। पिछले वर्ष ये जो डाटा है 25-26 का है। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ हमारे संसदीय क्षेत्र में एक रितेश कुमार हैं, शिवसागर थाना के, उनका 30 लाख, यही दिल्ली में काम करते थे गुरुग्राम में, 30 लाख रुपया उनका साइबर क्राइम के द्वारा फ्रॉड कर लिया गया। बेचारे भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनको थाना भी न्याय नहीं दिया और कोई भी उनका नहीं सुन रहा है। तो महोदय, ऐसे हजारों लोग हैं भारत देश में जो फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, इस पर रोकथाम लगना चाहिए। मैं जो सवाल पूछा था उसका स्पष्ट आंसर माननीय मिनिस्टर महोदय के माध्यम से मुझे नहीं मिला। सर, स्पष्ट आंसर ये है कि 4-5 कानून के तहत सीक्रेसी मेंटेन करना और किसी के साथ शेयर नहीं करना इसका फ्रेमवर्क है, यही है स्पष्ट आंसर। और इसके तहत जो भी पकड़ा जाते हैं जहां फ्रॉड या कुछ डेटा शेयरिंग हुआ है, उसके ऊपर एक्शन का भी रिकॉर्ड है बैंक में। ठीक है, अगर इनके क्षेत्र में कोई एक शिकायत ऐसा हुआ है, उसका मंत्रालय को या डीएफएस को या आरबीआई को इन्होंने अगर खबर भेजते हैं, एक्शन उसके ऊपर भी जरूर लेंगे। मगर ये नहीं कह रही हूँ कि जो है वो काफ़ी है। ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अलर्ट हाई लेवल पर रखा गया ये डिजिटल फ्रॉड्स के ऊपर। इसीलिए मैं मेंबर को ये विषय बताना चाहती कि इतना सारा फ्रेमवर्क में इसका सुलझाने के रास्ता भी है। अनूप धोत्रे। Thank you, Speaker, sir. So my question is, are banks or NBFCs allowed to obtain an individual's credit score without their authorization? So credit scores are picked up only when there is an issue of applying for a loan और उनके details application के द्वारा जो मिलता है या कुछ और NPA होने वाले हैं ऐसे. It's not randomly picked without reason. Question number 503, Sudhir Gupta. अंक 503। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज देश में पर्यटन की संभावनाओं पर जो काम होना था उसमें बहुत तीव्र गति से काम हुआ है और उसमें मेरा संसदीय क्षेत्र भी सम्मिलित है। मगर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि IIM के सहयोग से जो 10,000 टूर गाइड योजना बनाई है, उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र में देश में सर्वाधिक सक्रिय रूप से पर्यटन की संभावनाएं बढ़ने के कई स्थान हैं। जैसे चतुर्भुज रॉक आर्ट है जो 10,000 से 30,000 वर्ष पुराना है और यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, बुद्धिस्ट सर्किट और स्वदेश दर्शन सर्किट से जोड़ा गया है। CRPF की जन्मस्थली है। देश में सर्वाधिक गिद्ध और सर्वाधिक प्रजातियों के गिद्ध संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं। चीतों की उपस्थिति गांधी सागर सेंचुरी में है। क्या आपने संसदीय तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या संसदीय क्षेत्र में मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसदीय क्षेत्र में ट्रेनिंग सेंटर को आप स्थान देंगे क्या? बताओ मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में पर्यटन की जो विकास हुआ है और जो संभावनाएं हैं उसको लेकर के संतोष व्यक्त किए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो
माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में 10,000 से ज़्यादा गाइड्स को अपस्किल करने की बात कही थी और आईआईएम के सहयोग से हम अपने करिकुलम को अपग्रेड करके उस दिशा में आगे काम करें, इसकी जो घोषणा की गई थी अभी वो शुरुआत के दौर पर है। हमने आईआईएम के साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट का जो हमारा ग्वालियर का संस्थान है उसके साथ मिलकर के हम इसकी कार्य योजना पर विचार कर रहे हैं। अभी एक वेबिनार भी हुई थी जिस वेबिनार में इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी वरिष्ठ और विशिष्ट लोग जो हैं, विशेष योग्यता रखने वाले, अनुभव रखने वाले लोगों के साथ में हमने चर्चा की थी। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दिया है। मैं सिर्फ सदन के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के प्रत्यक्ष 21 संस्थान और इसके अतिरिक्त राज्यों के द्वारा बताओ, ट्रेनिंग खोलना चाहते हो निकलते, एक सवाल पूछा जवाब दे दो। हाँ, राज्यों के द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों के हमने ऑलरेडी जो है कोर्सेज को अपग्रेड किया है जिस पर हम काम कर रहे हैं। अभी इस तरह का कोई भी प्रस्ताव कि हम कैंपस अलग अलग जगह खोलेंगे इसका कोई विचाराधीन नहीं। सुधीर गुप्ता जी। माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपने देश में फोकस किया है कि ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन चलाने का और मेरा संसदीय क्षेत्र उसमें AISI द्वारा भी प्रिजर्व है। ऐसे कई स्थान हैं जिनके कारण हम अपने मूल को पहचान दे सकते हैं और 30-30, 40-40 हज़ार वर्ष पुरानी ऐसी रॉक पेंटिंग है। क्या आप ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन में मेरे संसदीय क्षेत्र को जोड़ना चाहेंगे? माननीय सभापति महोदय, ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर चलो इंडिया जो शुरू किया गया था उसमें किसी स्पेसिफिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने का विषय नहीं था। भारत एज ए डेस्टिनेशन जो जिसकी रुचि हो उसके रुचि के अनुरूप वो भारत को प्रमोट करे, लेकिन निश्चित रूप से माननीय सदस्य के जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश टूरिज्म के ऑलरेडी उनके वेबसाइट पर है और उनके द्वारा प्रोवाइड सूचना पे वो इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ऑलरेडी अंकित। श्री रविंद्र चौहान। गणेश सिंह जी। महोदय, आईआईएम के माध्यम से 10,000 टूर गाइड जो प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है बहुत ही स्वागत योग्य है। देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने चलो इंडिया, भारत की जनता देखो अपना देश जैसे कई पहल की हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान चित्रकूट की तरफ दिलाना चाहता हूं, जहां भगवान राम 11.5 वर्ष वनवास के जगह पर बिताया था। राम पथगमन वहीं से दक्षिण की ओर गया। उसके अध्ययन के लिए देशवासियों को जानकारी हो ऐसा कोई दल गठित करने की बारे में विचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मूल प्रश्न से ये प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है और न ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के मैंडेट के अंतर्गत आता है कि हम इस तरह का अध्ययन कोई करें कि भगवान राम का वन का पथ गमन क्या था, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के तहत ऐसे विषयों पर विचार किया जाता है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस सुझाव जो विशेष जानकारी में लाया गया है, भविष्य में कभी इस तरह की किसी योजना पर काम हो सके ऐसा प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकारें भी इस तरह के प्रयास करती हैं। अनेक जो है इंडिविजुअल स्कॉलर्स ने भी इस पर काम किया है। लोगों ने पदयात्राएं भी उस मार्ग पर की है जहां भगवान श्री राम अयोध्या से निकल करके और रामेश्वरम तक गए थे, लंका विजय करके वापस लौटे थे। मुझे लगता है इस विषय पर बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन पर्यटन मंत्रालय इस पर काम करे इसकी कहीं कोई संभावना नहीं। श्रीनिवासल रेड्डी। Thank you very much, Speaker, sir. Sir, my Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, is planning to construct 50,000 rooms in 3 years of period, sir. That too. In beach, that is especially in the coastal areas, lot of resorts also. I would like to know through you, sir, the Honorable Minister, whether central government is also keen to develop any beach tourism. Out of that, what all the माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप अपनी अपनी सीट पे जाके बैठिए। Sir, like Machilipatnam, Kottapatnam, these are the places beach can be developed, sir. Whether our central government has got any plans, I would like to know through you, sir, the Honorable Minister, to give special concessions for these areas, sir. माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आंध्र प्रदेश की सरकार का कि वो
पर्यटन के क्षेत्र को प्रमुखता प्रदान करते हुए उस दिशा में गंभीरता के साथ में काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जिस विषय के बारे में आपके माध्यम से पूछा है, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में 50 आइकॉनिक ग्लोबल स्टैंडर्ड डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हमने काम प्रारंभ किया है, क्योंकि पर्यटन राज्य सरकारों का विषय है और राज्य सरकारों को प्राथमिक रूप से अपने यहाँ प्राथमिकता के रूप में किन प्रोजेक्ट्स को किस जगह पर करना है इसके बारे में काम किया जाता है और प्रस्ताव किया जाता है। राज्य सरकार यदि मछलीपट्टनम और उसके अतिरिक्त भी अन्य कोस्टल एरिया टूरिज्म पर जो है प्रोजेक्ट बना करके भेजेगी, तो जो उस स्कीम की गाइडलाइंस है, उस स्कीम की जो प्राथमिकता है, और क्योंकि ये चैलेंज बेस पर हो रहा है, उस बेस पर निश्चित रूप से उस पर काम। क्वेश्चन नंबर 504 श्री श्याम कुमार दौलत बर्वे। 504 माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 2014 में भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर का औसत विनिमय दर लगभग 61.2 रुपये था। आज यह दर बढ़कर लगभग 93.80 प्रति डॉलर हो गई। रुपये में लगभग 49% की गिरावट हुई है। 2014 से 26 के बीच खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगभग 72% की वृद्धि हुई है। मार्च 2025 तक औसतन मुद्रास्फीति 4.62% रही है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब रुपया गिरता है तब देश की और प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आपका प्रश्न क्या है? वही पढ़ रहा हूँ सर। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि महंगाई में कमी आई है। औसत खुदरा मुद्रास्फीति वर्ष 2021 में के बाद 6.2% से घटकर वर्ष 24-25 में। मूल प्रश्न क्या है ये पूछो आप तो। यही प्रश्न है सर। क्या प्रश्न मूल? 4.6% और 25-26 फरवरी में 1.9% हो गई है। जबकि 12 मार्च 2026 का इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है कि हमारे देश में ईरान इजराइल वार से पहले फरवरी में औसत खुदरा मुद्रास्फीति 3.21% थी। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए का जो मूल्य बाजार आधारित होता है और बाजार कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे घरेलू कारण भी होते हैं और बाहरी कारण भी होते हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल मजबूत हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न इंडिकेटर्स हैं, अगर उनको हम देखें तो आज हमारा मुद्रास्फीति की बात जो सदस्य ने किया है कि आज न्यूनतम स्तर 1.9 पर है और हमारा जीडीपी का ग्रोथ अगर देखें तो 7% से ज़्यादा जा रहा है। चालू खाता घाटा को भी अगर देखें तो 1% से कम आ रहा है। विनिर्माण और सर्विस सेक्टर दोनों बैलेंस चल रहे हैं। देश से घरेलू मांग अर्थव्यवस्था को गति दे रही है और जहाँ तक विदेशी निर्यात में सकारात्मक वृद्धि हुई है और विदेशी मुद्रा भी अगर देखें तो 11 महीने का विदेशी सामान खरीदने के लिए कवर करता है। वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियां अनिश्चितता से भरी हुई हैं, जिसकी वजह से डॉलर का आउटफ्लो बढ़ा है। सरकार और आरबीआई इस स्थिति पर सतर्क नजर बनाए हुए है और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। मैंने क्वेश्चन क्रमांक यप में आपसे पूछा था मंत्री महोदय कि रुपये के अवमूल्यन से देश की आर्थिक हानि हुई है क्या? इसमें आपने जवाब दिया नहीं है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बनी हुई है, मजबूत घरेलू मांग का मुद्रास्फीति बेहतर है। 3 वर्षों के दौरान वास्तविक जीडीपी में लगातार 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। सितंबर 2025 देश का कुल एक्सटर्नल डेप्ट लगभग 746 अरब अमेरिकी डॉलर है, जबकि डेप्ट टू जीडीपी रेटियो 19.2% था। इस दौरान रुपए में लगभग 49% की गिरावट हुई है। डॉलर के महंगा होने के कारण देश में महंगाई की काफी बढ़ गई है। घरेलू वस्तुओं की कीमतों में लगभग मंत्री महोदय पैसा। सर एक मिनट मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। प्रश्न तो पूछो। प्रश्न पूछा सर, जो उन्होंने आंसर दिया है वो छोड़ के दिया, जो मेरे प्रश्न है उसके अनुसार नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ सर। प्लीज पढ़ के बताओ। आप तो प्रश्न पूछे, एग्जिट प्रश्न। एक सेकंड में पढ़ रहा हूँ। रुपए के कमजोर होने से एक्सटर्नल डेट पर हर साल दिए जाने वाले ब्याज में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसका उत्तर नहीं मिला है सर। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे
अर्थव्यवस्था के इंडिकेटर्स हैं वो सभी के सभी अगर देखें तो हमारे बहुत ठीक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए देश में जो मुद्रास्फीति की बात उन्होंने कहा, पहले बताया कि 1.9% है और हमारी अर्थव्यवस्था ठीक दिशा में चल रही है। श्री धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का जवाब मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं अपने पूर्व सदस्य के साथ संबद्ध करते हुए, माननीय मंत्री जी, हम अपनी बात नहीं कह रहे, लेकिन पूरा देश प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान से सुनता भी है, मानता भी है। मैं आज इस मौके पर माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की बात जो पिछली बार उन्होंने याद दिलाई हमारे पूर्व साथी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, जब सवाल करने नहीं देना अध्यक्ष जी तो आप सवाल पूछो ना, जो एक बार। माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम हैं कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की बातें कुछ होती हैं और नीतियां बनाने के लिए बातें दूसरी होती हैं। आपने माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी जवाब में, वित्त मंत्री जी ने जवाब में कुछ देशों का उदाहरण दिया है। दिन रात सरकार के लोग भाषण दे रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दूनी हो गई, 3 नंबर पे पहुंच गई, 4 नंबर पे पहुंच गई। और जब अर्थव्यवस्था के लिए आप जवाब देते हैं रुपए के मुकाबले पे, तो आप उदाहरण के तौर पे दक्षिण कोरियाई बोट कहते हैं, थाई बाट को कहते हैं, फिलिपीन पैसों को कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो दिन कब आएगा हमारे देश का जब हमारा मुकाबला डॉलर से होगा, पाउंड से होगा, यूरो से होगा? जिस तरह चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हो, विकसित देशों से आगे हम कब बढ़ेंगे? जब जवाब दिया जाता है, सर, आर्थिक परिस्थिति के ऊपर जब जवाब दिया जाता है, हर आंकड़ा का विवरण के साथ मंत्री जी पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया। फिर भी अगर प्रधानमंत्री का साथ मैं याद दिलाना चाहती हूँ, 2 महीने पहले तक एक रीसेंट सर्वे में भी, ग्लोबली जो सर्वे हुआ, सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गण के पॉपुलैरिटी के ऊपर जहां सर्वे हुआ, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है। इकोनॉमी का विषय इन्होंने प्रश्न पूछा और भारत के प्रधानमंत्री का साख क्या है, इसका जवाब यही है। भारत के प्रधानमंत्री के साख ऊपर है। ये लोग उसको पचना मुश्किल समझ रहे हैं, इसीलिए बार बार उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। जबकि भारत उठाए, मगर जवाब जब देती हो सुनना चाहिए। लिसन टू द आंसर। सर, भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है। हमारे फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे, इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और ये भी है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है, और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। सर, प्रश्न पूछने वाले को कम से कम जवाब सुनने का क्षमता होना चाहिए। They should have the strength to hear the reply. सर, रुपये का विषय मैं बार बार इसी उदाहरण के साथ बोलना चाह रही हूं। रुपये का विषय में आप सुनिए जवाब। झूठ बोलने के लिए उधर से इधर आ गए आपके स्थान पर जाइए अगर स्पीकर साहब बोलेंगे। सर, रुपये के एक्सचेंज रेट के ऊपर अगर इतना चिंता है, मैं इनसे याद दिलाना चाह रही हूं
बाकी सब मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जब नीचे गिर गए और फ्रेजाइल 5 में हम आ गए थे, वो समय रुपये के ऊपर चिंता हमारी ओर से हम जताया। मगर आज जब फंडामेंटल सब ठीक ठाक है और दुनिया में इतना चल रही है और हर देश के करेंसी ऊपर नीचे जा रही है, इनको सिर्फ एक विषय इनको पकड़ करके हमारी इकोनॉमी को, हमारे देशवासियों का कृषि को, हमारे देशवासियों का मेहनत को अंडरमाइन करने के लिए हमारी ऑपोजिशन अगर है वो ठीक नहीं है। आज हमारे देश का रिक्वायरमेंट है हमारे अपने जनता का मेहनत को हम जानकर कॉग्निसेंस में ले और उसका साथ खड़े रहे, उनके साथ खड़े रहे, ना कि हमारे देश को ही कभी बार बार नीचे दिखाने के लिए ये प्रयत्न जो चल रही है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 505 सी अजेंद्र सिंह लोधी। अजेंद्र सिंह लोधी। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले क्वेश्चन नंबर 505। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पे रखा है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का उत्तर केवल कागजी उपलब्धियों का ब्यौरा है। माननीय मंत्री महोदय, उत्तर में दिए गए आंकड़ों के अनुसार माननीय मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक आवेदन आए, लेकिन केवल लगभग 1200 अभ्यर्थियों को ही अवसर मिला है। क्या सरकार इस बड़े चयन के अंतर को कम करने के लिए कोई ठोस प्रणाली विकसित कर रही है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भी और सदन को भी ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए पूरे देश में आगामी 4 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम में लाने के लिए तय किया है। अभी इसका पहला और दूसरा फेज कंप्लीट होने के वर्ज पर है। हमने तीसरा फेज भी इसका प्रारंभ किया है। पहले फेज में जो हमने इंटर्नशिप 1,27,000 अपॉर्चुनिटीज 740 डिस्ट्रिक्ट में अपने युवाओं की स्किल बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए कंपनीज ने पोस्ट की थी, जिसमें लगभग 1,81,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और 82,000 इंटर्नशिप्स ऑफर की गई 60,000 कैंडिडेट्स को। ये पहली राउंड है। जब दूसरा राउंड हमने 1 साल के बाद प्रारंभ किया है तो उसके अंदर लगभग 71,000 कैंडिडेट्स को पूरे देश में अपॉर्चुनिटीज ऑफर की गई, जिसमें सेकंड फेज में 24,600 कैंडिडेट्स ने उस ऑफर्स को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट फेज में लगभग 28,000 कैंडिडेट्स ने एक्सेप्ट किया है और इसका अभी हम तीसरा राउंड प्रारंभ किया है। माननीय सदस्य। सभापति महोदय, क्या इन इंटर्नशिप के बाद स्थायी रोजगार के लिए कोई अनुवर्तन प्रणाली या नियुक्ति संबंध स्थापित किया गया है? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये इंटर्नशिप स्कीम है एकेडमिया को इंडस्ट्री के साथ और ज़मीन पर फैक्ट्रीज में, मार्केट प्लेस में हमारे युवाओं को अनुभव प्राप्त हो, उसकी इंटर्नशिप है। ये रोजगार योजना नहीं है, लेकिन इसके बाद क्योंकि जो युवा देश की 500 बड़ी कंपनीज में 1 साल के लिए इंटर्नशिप करता है तो उसके संबंध उस कंपनी से भी बनते हैं, जिसके कारण से ऐसा देखने में आया है कि बहुत से युवाओं को जहां पर उन्होंने इंटर्नशिप की या इंटर्नशिप के माध्यम से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद बड़ी कंपनीज ने उनको जॉब ऑफर किया है। श्री कमलजीत सरावत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि PMIS के पायलट 3 के बारे में सरकार क्या कर रही है?
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। पहली स्कीम में हमने 21 से 25 वर्ष के युवाओं को और 5,000 रुपये प्रति माह 12 महीने के लिए इंटर्नशिप की योजना बनाई थी। जब ये स्कीम पहला राउंड और दूसरा राउंड कंप्लीट करती है तो उसके बारे में हमारी एक मॉनिटरिंग कमेटी ने विचार करके मॉनिटर करके तीसरी स्कीम को प्रारंभ किया है। वो जो तीसरी स्कीम में मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स की कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनके डेलिब्रेशंस के बाद अब तीसरी स्कीम में 6 महीने से 9 महीने तक ऐच्छिक होगा कंपनी के द्वारा और कैंडिडेट के द्वारा म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद कि वो अपने इंटर्नशिप कर पाएगा। अब 5,000 रुपये की बजाय उनको इंटर्नशिप 9,000 रुपये मिलेगी, जिसमें 8100 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और 900 रुपये कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे। अब इसमें हमने उसकी आयु को भी ठीक किया है। पहले इंटर्नशिप की आयु 21 से 25 वर्ष थी, अब हमने 21 से 24 वर्ष थी, अब हमने 18 से 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के युवाओं को भी इसमें टेकअप किया है। इसमें अध्यक्ष जी पहले केवल 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट और ITI वाले युवा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। तीसरी स्कीम में हमने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन को भी इंक्लूड किया है और उसके साथ साथ जो युवा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो भी इसमें अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये गरीब युवाओं को लेकर के है अध्यक्ष जी, पहले उनकी परिवार की आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए थी, हमने इसमें भी बढ़ा करके उनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए महीने के लिए अलाउ किया है। क्वेश्चन नंबर 506 श्री प्रदीप पुरोहित। 506 माननीय मंत्री जी। उत्तर पटल पे प्रस्तुत। माननीय सदस्य। थैंक यू स्पीकर सर। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि 2022 से प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया का जो योजना प्लानिंग किया था, हमारे लिए खेद था कि उड़ीसा में जो सरकार उस समय था बीजू जनता दल का सरकार, केंद्र के साथ MOU नहीं किया था। 2024 में उड़ीसा सरकार MOU किया, सरकार परिवर्तन हुआ और आज रिपोर्ट के हिसाब से 762 स्कूल को PM-श्री में उड़ीसा में अंतर्भुक्त किया गया है। ये PM-श्री का जो लेबोरेटरी, कंप्यूटर प्रयोगशाला, व्यावसायिक कौशल शिक्षा, स्मार्ट क्लास है, मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि इसके लिए PM-श्री की योजना के तहत इसके लिए भी कोई टीचर का व्यवस्था केंद्र से किया जाएगा जिन लोग ट्रेनिंग देंगे। और माननीय मंत्री महोदय। सभापति जी, 6 पिलर्स में और 21 मैट्रिक्स में PM-श्री का इंटरवेंशन जो है टारगेट किया जाता है और ये स्कूल्स का हमारा उद्देश्य है कि वो लीडरशिप दें, सर्वोच्च शिक्षा पद्धति से जुड़ें और इसका एक प्रावधान है कि शिक्षा जो शिक्षक है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाता है। अभी 5 दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें NMM नेशनल मेंटरिंग मिशन और नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स पे 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों ने, लोगों ने उसको ज्वाइन किया। इस प्रकार की कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स हम समय समय पे करते हैं। साथ ही इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए उड़ीसा में 50,508 टीचर्स को 5 दिन की ट्रेनिंग निष्ठा के माध्यम से प्रदान की गई। सप्लीमेंट्री। मैं सप्लीमेंट्री में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है, 5 साल के तहत ये पैसा जाता है, ये 2 साल के लिए किया जा सकता है क्या? और दूसरा बात है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, अरविंद स्कूल जैसे स्कूल को भी PM-श्री में शामिल करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार का नजदीक है क्या? 2022 से लेकर 2027 तक ये योजना संचालित है। आपने सही बताया कि उड़ीसा ने 2024 में ज्वाइन किया, लेकिन बड़े पैमाने पे वहाँ राज्य सरकार के प्रस्ताव से और चैलेंज मेथड में जो स्कूल क्वालिफाई कर रहे हैं उनको इसमें जोड़ा गया। इसकी 3 स्टेज का मेथडोलॉजी होता है स्कूलों को चिन्हित और चुनने में, करने में और चुनने में।
पहले तो राज्य सरकार का MOU हो ताकि जिम्मेदारियां तय हों, सुनिश्चित हों। उसके पश्चात मिनिमम क्राइटेरिया जो यूडाइस प्लस पे जो डेटा है उसके आधार पे एक पूल ऑफ स्कूल बन जाता है, और उसके पश्चात चैलेंज मेथड है। ग्रामीण क्षेत्र में 60% अंक और शहरी क्षेत्र में 70% अंक उस चैलेंज मैट्रिक्स में पाने वाले स्कूलों को उसके पश्चात राज्य सरकार प्रस्तावित करती है और उच्च स्तरीय यहाँ समिति उसका चयन करती है। तो ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रस्ताव आते हैं हम उस पर विचार करते हैं। सप्तगिरी उल्का। Thank you, Speaker, sir. Sir, I'd like to highlight a very sad incident which happened in PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya in Koraput. The 3 class 10 students, 3 बच्चे लिंगराज खिल्लो, स्वास्तिक सुंदर हलवा, ओम प्रकाश बेहरा, ये कोलाब में डूब के उनकी जान चली गई। एंड वो हॉस्टल से थे, दीवार फाड़ के वो कोलाब में गए एंड एक बच्चे को बचाने के चक्कर में 3 बच्चे की मौत हो गई है। सर, इसमें कार्रवाई तो हुआ है, लेकिन आपने एक पीईटी को सस्पेंड किया है, एक हॉस्टल इंचार्ज को किया है, एक हिंदी टीचर को किया है। हम उसके परिवार से मिले हैं सर, ये चाहते हैं कि जो हुआ बहुत दुखद घटना है, बट इन टीचर का कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं है। वो चाहते हैं कि ऐसे कदम सरकार उठाए कि ये घटना भविष्य में ना हो। एंड वो जो बाउंड्री वॉल वगैरह है, ये कोलाब है, वहाँ पे कैसे आप बच्चों को सुरक्षित कर पाए, इसके लिए आपका क्या दिशा निर्देश है? सेफ्टी इज पैरामाउंट। सेफ्टी से कोई समझौता हम नहीं कर सकते हैं, और पीएम श्री का एक उद्देश्य ये भी है कि हम बेसिक आधारिक संरचना को तैयार करें ताकि एक सिक्योर एनवायरनमेंट में बच्चे पढ़ें। उड़ीसा का की जो हादसा है बहुत बेहद दर्दनाक है। मैं अपनी संवेदना इस सदन में व्यक्त करना चाहता हूं, और मैं ये आपको अश्योर करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई इंक्वायरी के पश्चात प्रक्रिया के तहत ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 507, डॉक्टर CM रमेश। 507। माननीय मंत्री महोदय। आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। Sir, thank you, Speaker, sir. My first supplementary. Given the large migration of workforce to cities in search of better employment opportunities, is there any proposal to establish multi-skill training centers in rural or semi-rural areas of Andhra Pradesh, especially my constituency, Anakapalli? Sir, honourable member has highlighted his constituency. Let me state that the state of Andhra Pradesh is doing a lot to prioritize skilling. One of the innovations they are coming up with is that we are tracking at Ministry of Skill Development is the skill census. So a lot of the issues about migration, impact on industry, and how we can target and reorient our skilling programs to look at those beneficiaries, that information will come up hopefully from the state exercise. Honourable member has put in a request that skill centers targeting industries in his constituency be put up. Definitely, sir. Already there are skill centers looking at PMKY 4.0. If we look at it, future skill orientation is there under the scheme. And if there's any proposal from industry, from our skill councils, from state government, we can look into it. Supplementary. Sir, whether there is a proposal including logistic and port-based skilling. Sir, just last Monday, with the blessings of and the coordination of our Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, in my constituency, ArcelorMittal has laid the foundation of 18 million metric tons. There, lot of youth is there. For that youth, useful, that type of, for steel plant, useful skill development will come. It will be useful to my constituencies. Is there any thinking like that? Sir, in our new scheme of PM Setu, where ITI clusters are informed by the state government, and there's a SPV structure where we onboard industry partnership in those institutions, definitely logistics courses can be taken up. In fact, our Honorable Prime Minister has mentioned on many occasions that targeting the port industry, it's a sunrise sector where India is taking leadership. Even in ITI courses should be introduced. Accordingly, sir, central government is seized of the matter. State of Andhra Pradesh under PM Setu has already organized the state screening committee. It has informed us that they want to take up one cluster in phase 1, and RFP for the same has also been issued, sir. Say Deependra Huda. तो प्रश्न है ये
इसमें मिनिस्ट्री तो स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की मिनिस्ट्री, मगर जो एंड रिज़ल्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो स्किल डेवलप किया जाएगा वो एमएसएमई मिनिस्ट्री उसको यूटिलाइज करेगी। इस संदर्भ में मैं धन्यवाद करता हूँ मंत्रालय का और मंत्री जी का कि एक वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब की अभी एक घोषणा हरियाणा के लिए की गई है, ये खुशी की बात है। मेरा प्रश्न और सुझाव मंत्री जी से ये है कि ऑलरेडी एमएसएमई का टेक्नोलॉजी सेंटर एक रोहतक में है, जो पहले टूल रूम के माध्यम से, और अब टेक्नोलॉजी सेंटर जिसमें सैकड़ों युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो क्या ये वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब का क्या विजन है जो सेटअप किया जाएगा? क्या एमएसएमई के साथ मिलके एक अच्छी शिक्षा और एक सार्थक शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे? गुड सर, जो एमएसएमई जो कुटीर उद्योग हैं वहाँ रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार की प्राथमिकता है वो सेक्टर। हम लगातार एमएसएमई मंत्रालय के साथ मिल के तालमेल बना के कोशिश करते हैं कि हमारा स्किलिंग का कार्यक्रम उनको टारगेट किया जाए, और बल्कि हमने साथ मिलके विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा स्कीम भी संचालित होती है, उसमें 3 मंत्रालय होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में साथ मिलके काम करते हैं। पीएम सेतु में भी मैं आपके माध्यम से सर सदन को बताना चाहता हूं कि एमएसएमई एक टारगेट है जहां किस प्रकार से इंडस्ट्री पार्टनरशिप में एमएसएमई को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं जो चिन्हित किए जाएंगे वहां एमएसएमई का एक बड़ा प्रेजेंस हो, और जो नैप्स हमारी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है उसमें भी हम टारगेटेड इंटरवेंशन सोच रहे हैं कि किस प्रकार से एमएसएमई में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए। एक विशेष परियोजना को लेकर इन्होंने एक प्रोजेक्ट को लेकर पूछा है, अभी इट इज अंडर डिजाइन सर। क्वेश्चन नंबर 508 डॉक्टर नामदेव किरसान। 508 माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। Thank you, sir. Sir, customers are keeping their valuables in the bank locker. Why the bank liability is limited to only 100 times of the annual rent, even if loss is due to the proven negligence of the bank? Can the government introduce a mandatory, comprehensive and automated insurance policy for all locker contents rather than leaving customers to issue valuables separately? So the reason behind the cover which is given to the locker holders is it is fixed that 100 times sorry sir, it is fixed that 100 times the rental value of the locker is what is given to the locker holders if there is any loss. Obviously, it was based on the criteria that we cannot see what the contents are inside, and that cannot be evaluated, and that cannot be the criteria based on which you can give an insurance cover for them. For each one of them separately is not possible, so it is decided that 100 times is what is given for any loss if there is a locker break-in or something like that. So that was the reason, sir, but at the moment there is nothing before me for any other consideration. माननीय सदस्य। Sir, whatever the valuables kept by the customers, if those valuables have been disclosed to the bank authorities, then in that case, that can be done. There should not be any difficulty in doing that. Sitting and watching the disclosure of a client of what valuables he is going to keep in the locker, that is a breach of banking rules, and the banks wouldn't do that. So that cannot be a measure for me to decide whether there should be a differential coverage. Question number 509, Srimati Josna Charan Das Mahant. Question number 509. माननीय मंत्री महोदय। Laid on the table, sir. Honorable member. अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब में CIIB सैटेलाइट के जरिए अफीम की निगरानी करने का जो बात कही गई है, तो मेरा सीधा सवाल है कि जब छत्तीसगढ़ में दुर्ग बलरामपुर में मक्के की ऊंची खेती जब होती है और उसके बीच में अफीम की खेती की गई योजनाबद्ध तरीके से, तो आपका सैटेलाइट इस सिस्टम को क्यों नहीं पकड़ पाया, या ये जानबूझकर सिस्टम अंधा हो गया ताकि खास राजनीतिक सिंडिकेट को फलने फूलने का समय मिले? आपका क्वेश्चन क्या है? सर वही क्वेश्चन। सर क्वेश्चन सर यही है। हाँ, मैं समझ गया क्वेश्चन क्या है। Sir,
सैटेलाइट का पिक्चर्स भी होते हैं, मगर कानूनन पंचायत स्तर में जो अधिकारी है, पंचायत सरपंच हो, कोई भी हो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऐसे करके स्टेट लेवल तक, it is the responsibility of every authority to say if there is a between plantation growth of opium. It is a law and order and also a very important national security aspect. So it is not just the satellite imagery, but it is also the responsibility of every elected representative in that area. माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्य, लेकिन एक मिनट, हम सब देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था संसद में है। हमें प्रश्न पूछते समय एक विषय की गंभीरता भी होना चाहिए। टारगेट कर करके एक ही व्यक्ति, एक ही सरपंच, ये प्रश्न संसद की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जानकारी मांग रहे हैं। किसी, देखिए, आप गलत समर्थन मत कीजिए। किसी एक ग्राम पंचायत, एक सरपंच, ये टारगेट नहीं। आप जनरल, ये खेती नहीं होना चाहिए, इसको पकड़ा जाना चाहिए, जनरल विषय होना चाहिए, मेरा कहना है। माननीय सर, जो मंत्री जी ने कहा है, लेकिन ये बात सही है, लेकिन जब जनवरी में वहाँ के बलरामपुर के सरपंच ने जब इस कार्रवाई की सूचना दी तो उस पर संज्ञान, सुनिए ना सर प्लीज़, तो उसको उन्होंने नहीं सुना और अभी मार्च में उन्होंने दूसरे सप्ताह में उस पर कार्रवाई की। तब तक कि अफीम फल भी गया था, फूल भी गया था और कट भी गया था। तो इसको इस प्रशासनिक मिलीभगत कहा जाए, इसे क्या कहा जाए? I understand and appreciate the sensitivity. जवाब दे रही हूँ जी मैडम जी का प्रश्न के लिए। I fully appreciate the sensitivity with which the honourable member is raising an issue pertaining to her constituency, and also because Afim is such a commodity, we have to be extremely cautious. She is right in saying in January itself it was informed. Why did it take so long? We have to improve efficiencies, there's no doubt. But it is not as if that it is only in that area we have delayed or anybody has delayed it. So I would work to have this more efficiently done, but I agree with the member that it was delayed. Shri Tapir Gaon. Thank you, Honorable Speaker, sir. Honorable Finance Minister is fully aware of my parliamentary constituency, Eastern Arunachal, border to Myanmar. We have got 3-4 districts. ब्रिटिश ज़माने से ओपियम कल्टीवेशन वहाँ ट्राइबल का परंपरा बन के रखा है, लेकिन नारकोटिक ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है हर साल जाके वहाँ कतई होता है। तो मैं मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ओपियम कल्टीवेशन को लीगलाइज करके वहाँ का ट्राइबल जनजातियों को सुविधा देने का अवसर है कि नहीं है? आपके साथ एक सवाल इधर है, एक सवाल सर, अफीम कल्टीवेशन के ऊपर निगरानी बहुत आवश्यक है, particularly in border areas, particularly in till now Naxal affected regions. इसके ऊपर निगरानी सख्त भी रहना चाहिए, मैं मानती हूँ, मगर अब किसी और क्षेत्र जैसे राजस्थान में होता है, आपको आपके इलाका है सर, जैसे मध्य प्रदेश में होता है और थोड़ा कम कहीं उत्तर प्रदेश में होता है, इसके अलावा कहीं और रेगुलराइज करने का या लीगल कल्टीवेशन का कोई प्रस्ताव मेरे सामने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 510 श्री देवेश शाक्या। क्वेश्चन नंबर 510 माननीय मंत्री महोदय, अटल पर प्रस्तुत। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद एटा में 320 मेगावाट की जवाहर तापी परियोजना का CSR आय के सापेक्ष क्षेत्रीय विकास का व्यय कितना % है और 2023-24, 24-25, 25-26 में खर्च क्यों नहीं किया गया? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के सांसदों के साथ
भेदभाव न करें, समानता का व्यवहार रखें। क्या समानता का व्यवहार होगा कि नहीं होगा? माननीय बिल्कुल सही बात है। आदरणीय सदस्य ने सीएसआर के संबंध में जो प्रश्न पूछा है वो एरिया स्पेसिफिक है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीएसआर किसी भी कंपनी का बोर्ड ड्रिवन प्रोसेस है। उनकी सीएसआर कमेटी ये तय करती है कि किस मद में कितना पैसा खर्च करना है और किस क्षेत्र में पैसा खर्च करना है और उसके लिए स्पेसिफाइड रूल्स हैं जिसके अंतर्गत वो काम करते हैं। इसलिए ये कंपनी तय करती है। इसमें सरकार के द्वारा सिर्फ इतनी मॉनिटरिंग की जाती है कि जिन कंपनीज को सीएसआर खर्च करना है क्या वो खर्च कर रहे हैं और वो भी डिस्क्लोजर बेस है। तो इसलिए कुछ और स्पेसिफिक जानकारी हमने प्रश्न के उत्तर में दी है इनके जिले से संबंधित। माननीय सदस्य, मनोहर, भारत की महारत्न कंपनियों में सीएसआर फंड कितना है और इसको किस क्षेत्र में किस कार्य में लगाया जा रहा है? क्या जनपद औरैया में गैल और एनटीपीसी ने अपने सीएसआर फंड से कितना व्यय किया है? क्या जनपद की सबसे बड़ी तहसील विधूना में के कुछ क्षेत्रों में इससे कुछ कार्य कराए जाएंगे या नहीं? मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी ये बात कही थी, उसमें मैं सिर्फ इतनी ही जानकारी इनको देना चाहता हूं कि जो कंपनीज या कोई विशेष कंपनी है ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है। उनका बोर्ड और सीएसआर कमेटी डिसाइड करेगी कहाँ कितना पैसा खर्च करना है। जहाँ तक उन्होंने कितना पैसा खर्च किया इसकी जानकारी हमने इनको दी भी है और भी स्पेसिफिक किसी जिले की या किसी मद की मांगेंगे तो हमारे पोर्टल पर अंकित है, हम ऑलरेडी दे भी सकते हैं इनको। लगभग ईटा डिस्ट्रिक्ट में लास्ट 3 साल में 20 लाख के करीब सीएसआर एक्टिविटी में पैसा खर्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 511 श्री गिरधारी यादव। 511। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, लाखों पेंशन भोगी इस देश में ऐसे हैं जिनको 9,000 से कम मासिक पेंशन मिलती है। इस महंगाई के ज़माने में 9,000 में क्या होगा? सरकार क्या 9,000 की राशि बढ़ाने का विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष, अभी तक हमारा वेज सीलिंग 15,000 तक है एंड पहली बार पिछले साल में 300, 400, 500 पेंशन मिलती थी। पहली बार हम उसको सीलिंग को 1,000 से कम नहीं देना, ऐसा निर्णय सरकार ने लिया है सर। आने वाले दिन में उसका विचार करने के लिए बार बार हमारे ईपीएफओ कमेटी में आ रही है एंड सरकार आने वाले दिन में इसको विचार करेंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, लाखों कामगार असंगठित क्षेत्र से हैं, उसका कोई पेंशन नीति सरकार के पास नहीं है। क्या लाखों कामगार जो असंगठित क्षेत्र के हैं उसके संबंध में सरकार कोई पेंशन योजना लाने का विचार रखती है? सर, असंगठित कार्मिक अभी पेंशन योजना में नहीं है क्योंकि सर उसका वेज 15,000 तक होना चाहिए। ऐसा एम्प्लॉयर इसी में कंट्रीब्यूशन करता है, उसके बाद सरकार भी, केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सर। अभी लेबर डिपार्टमेंट में विचार हो रही है, स्पेशली असंगठित कार्मिकों के लिए आने वाले दिन में पेंशन देना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी का इच्छा है देश में सबको पेंशन मिलना चाहिए। कौन कौन काम कर रहे हैं, कामगार के साथ है, उसको पेंशन देना चाहिए एंड सबको ईपीएफओ एंड ईएसआई में लाना चाहिए, ऐसे विचार है सर। इसके कारण स्पेशली हु आर वर्किंग इन द ऑनलाइन इंडस्ट्री that also be considered in coming days, sir. श्री अरविंद सावंत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप जानते हो क्या, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस पेंशन को बढ़ाने का निर्णय दिया और 7,000 रुपए कम से कम देना चाहिए का। आज आपके पास इनकी जो कंट्रीब्यूशन है ना सारी सरकार के पकड़ के कितनी राशि पड़ी है, उस राशि वो कहते हैं हमारा पैसा वापस देंगे तो हमको ब्याज भी उससे ज्यादा मिलेगा। आज सर सिलेंडर का भाव हो गया 1,000 रुपए के दर में,
1000 रुपये पे क्या होने वाला है? दो चीजें मेरी क्वेश्चन है, 15,000 की मर्यादा को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? वो मर्यादा तो 25-30 हजार करो, और 7,000 रुपये पेंशन देने के बारे में सरकार कौन से कदम उठा रही है? धन्यवाद सर, बोलती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, देश में पेंशन योजना में अलग अलग तरीके का सुधार हो रही है सर। इसमें पहली बार केंद्र सरकार बैंक सिस्टम जैसे पेंशन को बनाने के लिए हम ओपन रखा है, एंड अभी कोई भी पेंशनर हो केवल पेंशन ईपीएफओ में नहीं, बैंक के मूलक भी वो पेंशन ले सकते हैं, एनी ब्रांच और एनी बैंक से वो ले सकते हैं। इसको डिजिटाइज करने के लिए भी हम कोशिश किया है सर। ऐसे ही फ्री पेंशन फ्री डोर स्टेप से हम देने को भी हम शुरू किया है सर। एंड आने वाले दिन में पेंशन का टोटल पैसा, अभी भी हम पेंशन अराउंड 81.48 लाख लोगों के लिए 18,958 करोड़ पेंशन हर महीने में हम दे रहे हैं सर। एंड ये बढ़ते जाएगा, एंड सरकार का, केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रही है, एंड आने वाले दिन में इसका सोच चल रहा है, बार बार इसका चर्चा भी हो रही है सर। श्रीमती सुप्रिया सुले। थैंक यू सर। ये जो पैसा है ये सरकार का वेलफेयर का फंड नहीं है, उनके मेहनत का पैसा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेंशन। आई जस्ट वांट टू स्टैंड करेक्टेड। और हर बार जब ये जो सीनियर सिटीजन्स है, हर बार जब सेशन चलता है तो सारे ये सीनियर सिटीजन्स आंदोलन के लिए बैठते हैं। आपको याद होगा मैडम, शायद तब आप कर्नाटका में थी, बट प्रकाश जावड़े जी और अरुण जेटली जी, इसका जवाब निर्मला जी भी पहले दे चुकी है कि EPS 95 का अभी तक मैडम जो बोल रही है थोड़ा मिल रहा है, घर में मिल रहा है, नया टेक्नोलॉजी है। दैट्स नॉट व्हाट वी आर आस्किंग। वी आर आस्किंग यू अ पॉइंटेड क्वेश्चन। जो डिमांड है वो 7,000 रुपया और अबव है, वो आप देंगे, वो उनके हक का पैसा है। ये आपका वेलफेयर का प्रोग्राम नहीं है मैडम। दे हैव केप्ट दैट मनी ओवर द years for their own pension. So you are not doing charity to them. They are asking for their own rights. That's what it is, and they deserve it. मैडम सर